उत्तरा भाद्रपद और चंद्र ग्रह। जय माता की मित्रों, हम लोगों की नक्षत्रों में यात्रा उत्तरा भाद्रपद के अंदर चंद्र ग्रह से संबंधित अभी फिलहाल चल रही है और सब ग्रहों की चर्चा करेंगे। एक एक पार्ट एक एक ग्रह से संबंधित दे रहे हैं। तो प्रथम चरण, अगर उत्तरा भाद्रपद में आपका चंद्रमा पहले चरण में हो तो संपन्न होता है जीवन। दूसरा चरण बचपन में कुछ अभाव हो सकता है। तीसरा चरण उदार होता है, व्यवहार से बहुत अच्छा होता है, विद्वान होता है, लेकिन पिता से कोई विशेष लाभ ऐसे जातकों को प्राप्त नहीं होता है। अपने खुद के प्रयत्नों से आदमी जीवन में उन्नति करता है। चतुर्थ चरण पारिवारिक जीवन सुखी होता है और पत्नी बहुत अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद में आपके चंद्रमा है और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां क्या फल दे सकती है। सूर्य देव की दृष्टि यशस्वी होता है और राशि ठाट बाट वाला होता है। मंगल देव की दृष्टि डिफेंस सेक्टर में ले जा सकती है इंसान को। बुध देव की दृष्टि ज्योतिष के क्षेत्र में अच्छी उन्नति का संकेत देती है। गुरुदेव की दृष्टि का बहुत अच्छा फल मिलता है और आकर्षक व्यक्तित्व होता है। उच्च पद पे आसीन होता है। गवर्नमेंट या सरकारी या प्राइवेट किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। अपना बिजनेस भी हो सकता है। शुक्र देव की दृष्टि धनी, धार्मिक, वृत्तिका और संतान से भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। शनि देव की दृष्टि विद्वान, धार्मिक विषयों का ज्ञाता, लेकिन मनोवृत्ति थोड़ी क्रूर हो सकती है। ये थे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां। दृष्टियों की जब भी बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि राहु और केतु के संबंध में दृष्टियों का फल नहीं बताया जा रहा है। उसका कारण केवल इतना है कि इस नक्षत्र की जो पुस्तक है ज्योतिष कौमुदी, उसके अंदर राहु और केतु के संबंध में आपको कोई दृष्टि विशेष के बारे में नहीं बताया गया है। और जब राहु और केतु के विषय में जब नक्षत्र से कनेक्टेड चर्चा करते हैं तो वहाँ भी राहु केतु के ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों के विषय में नहीं लिखा गया है। तो जैसा कि पाठ का नियम है और बहुत अलग अलग तरह तरह की पुस्तकें हैं, ज्योतिष के अंदर पुस्तकों की कमी नहीं है। वर्तमान के विद्वानों की भी है और ऑथेंटिक जो पुरानी हम लोगों की पुरानी पुस्तकें हैं जो संस्कृत में लिखी गई थी और बाद में उनका हिंदी रूपांतर हुआ है वो भी। तो सब पुस्तकों को मिक्स करके हम किसी पाठ को आपको नहीं बताते हैं। पहला पार्ट यही रहता है कि एक पर्टिकुलर पुस्तक है ज्योतिष कौमुदी और उसी विषय में आपके साथ उसकी जो फल है वो बताते हैं। फर्स्ट पार्ट यही रहता है। सेकंड पार्ट जो अभी शुरू कर दिया हमने, इसमें विभिन्न तरह की पुस्तकें, अभ्यास, गुरुमुख से क्या सुना, विद्वानों से क्या सुना, क्योंकि जैसा इंसान खुद होता है वैसे ही उसकी संगति होती है और जिस तरह के क्षेत्र में वो कार्य करता है उस तरह के फ्रेंडशिप या उस तरह का सर्कल ऐसे इंसान का होता है। तो हमारा अगर सर्कल के विषय में बोले तो हमारा कार्य ज्योतिष के विषय में नहीं है, लेकिन हमारी पसंद ज्योतिषी है या ज्योतिष है या साधु संत है। ये हमारी पसंद आज की नहीं है, बचपन की है। कुछ संस्कार इसी तरह के थे, लेकिन कार्य क्षेत्र हमारा प्राइवेट सर्विस है और प्रोफेशनल ज्योतिष बनने की कोई इच्छा कभी रही भी नहीं और आगे भी माँ भगवती से यही इच्छा है कि जो मिल रहा है वो ठीक है। ज्योतिष के क्षेत्र से अगर प्रोफेशनल होके कुछ कमाया जाए ऐसी प्रेरणा हम चाहते भी नहीं है और भगवान ने हमको दी भी नहीं। हमारा सब्जेक्ट केवल ज्योतिष के विषय में यूट्यूब पे आने का या यूट्यूब में क्यों वीडियो डाले इसका क्या कारण था, बहुत से पाठों में हमने आपको बताया है इस विषय में। तो बार बार उसकी चर्चा नहीं करके डायरेक्ट बात करते हैं कि किसी एक ग्रह या किसी एक नक्षत्र या किसी एक नक्षत्र के चरण या फिर किसी एक ग्रह की दृष्टि से पूरी कुंडली की विवेचना नहीं होती है। ज्योतिष एक अथाह समुद्र है और उसके अंदर हम आपको ये बोले कि हमसे ज़्यादा ज्ञान किसी के अंदर नहीं है तो ये शायद उस ज्ञान की तो हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारी मूर्खता साबित होगी, क्योंकि 0.001 जो परसेंटेज आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं, उतना ही ज्ञान है। उससे ज़्यादा ज्ञान हमारे अंदर नहीं है। इस जीवन में, इस प्रारब्ध में भगवान ने मेरे को इतना ही दिया है। हमें और ज़्यादा ज्ञान इसको
प्राप्त करने के लिए शायद हो सकता है अगला जन्म लेना पड़े, क्योंकि इस जन्म का मोटा मोटी 70% कार्य हमारा पूरा हो चुका है। अब केवल यही बचा है कि जो शेष समय है ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं तो करें। परिवार का जो नैतिक दायित्व है, जो बाकी शेष बचा हुआ है, उसको ईश्वर अच्छे से पूर्ण करवाए। और फिर अपनी शरीर के बाद की जो यात्रा है उसमें आगे जो होगा वो तो ज्योतिष केवल उतना ही बताती है कि आपके भौतिक शरीर की मृत्यु कैसे होगी। ज्योतिष यह नहीं बताती है कि आपकी आगे वाली यात्रा कैसी होगी। जो आजकल जो चाहे तो हम भी बोल सकते हैं कि इस जन्म का तो हमको पता ही नहीं है कि कल क्या होगा, और हम बातें बहुत अच्छी शब्दों का ऐसा भ्रमजाल जो राहु देव की वजह से प्राप्त होता है इंसान को। राहु और बुध देव का विशेष योगदान होता है इसमें। सॉरी, आपके सामने बुने कि आप भी कुछ समय के लिए स्टैचू हो जाए और फिर उस पर विश्वास भी करने लग जाए कि पिछला जन्म भी देख सकते हैं, अगला जन्म भी देख सकते हैं। वर्तमान का जो ज्ञान है अगर ज्योतिषियों को इतना प्राप्त हो जाए तो शायद वो सोशल मीडिया पे आएगा ही नहीं, क्योंकि हमको ये प्राप्त हो जाए कि हमारे साथ कल क्या होगा या परसों क्या होगा या फिर अगला जन्म हमारा कैसा होगा, तो फिर हमको बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कल मेरे को पता चल जाए कि कल मेरा ये चीज़ होगा, तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि प्रारब्ध का अपना एक निर्णय है। और जिनको ये ज्ञान था, जिनके द्वारा जो ज्ञान आज पृथ्वी पे है ज्योतिष का, जो हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, जब उन लोगों ने नियमों में छेड़छाड़ नहीं की तो आपकी और हमारी तो उतनी बड़ी हैसियत तो सवाल ही नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें है ज्योतिष के विषय में, कुछ इसी तरह की प्रेरणा ईश्वर ने दी है कि जो भी आपको मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहिए, लेकिन ठहरिए मत। संतुष्ट रहना और ठहरना एक अलग अलग चीजें हैं। ठहरिए मत मतलब आप अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखिए, लेकिन जो मिल रहा है उसमें अगर असंतुष्ट रहेंगे तो वो यात्रा डिस्टर्ब हो जाएगी। आने वाली जो यात्राएं हैं जिनको आपको आगे पार करना है, उन यात्राओं में चलने में बड़ी कठिनाई होगी। कि आज हम ये सोच लें कि हमारे पास इस चीज़ का अभाव है, तो हम उस चीज़ के अगल बगल की यात्रा में बैठे रह जाएंगे। और जो यात्रा हमको इसके बाद की करनी है, इस अभाव से दूर जाने की करनी है, इस अभाव से निकलने की करनी है, वो यात्रा फिर हमारी स्टॉप हो जाएगी या डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारा मंगल खराब है या हमारा चंद्रमा खराब है, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा खराब है, तो क्या मन से हम कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। और कैसे चंद्रमा खराब होता है? चंद्रमा तो किसी का खराब होने से, जो बोला जाता है कि चंद्रमा इन स्थानों पे होने से आपका मन, तो फिर इतना जीवन हम लोगों को कैसे मिल रहा है? क्योंकि चंद्रमा के बगैर तो जीवन ही नहीं है, सूर्य के बगैर भी जीवन नहीं है। चंद्रमा और सूर्य दो तो मेन ग्रह, अगर वो ही नहीं है अच्छे, तो फिर हमारा जीवन कैसे पृथ्वी पे चल रहा है? तो इन सब भ्रम में मत पड़िए। हमारे चैनल का मकसद केवल इतना सा है कि ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझिए। आप अगर उस लेवल में चले जाएंगे कि हमारी राशि ये है और हमारी राशि का फल इस महीने का ये है, तो भाई 12 ही राशियां हैं और 800 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच गए पृथ्वी पे। इतना आसान नहीं है प्रिडिक्ट करना। ये हमारे कल को नहीं, हमारे आज को डिस्टर्ब कर रही है ये चीज़ें। उससे निकलिए और अपने कर्म में प्रवृत्त होइए। ये मत सोचिए कि आपको क्या मिलने वाला है, ये सोचिए कि हमको लेना क्या है, हमको करना क्या है। क्योंकि जो प्रारब्ध है वो तो है, न उसको आप काट सकते हैं, न ईश्वर ने अवतार लेके उसको काटा है। उन फलों को उन्होंने भी भोगा है। जिनको हम ईश्वर मानते हैं, अगर उनके
जीवन चरित्र को हम लोग जब पठन पाठन करते हैं, जब समझते हैं, तो उनके पास तो सब शक्तियाँ थी, सब चीज़ों को काट सकते थे। क्यों नहीं काटा? क्योंकि वो भी प्रारब्ध के अधीन है, वो उनको नहीं काट सकते। हाँ, अपने कर्मों का चुनाव करने की स्वतंत्रता हम लोगों के पास है, केवल मनुष्यों के पास है, वो पशु पक्षी या जानवरों के पास नहीं है। तो कर्म आप सोच समझ के कीजिए और प्रारब्ध के विषय में चिंतन मत कीजिए। नहीं, चिंतन करिए, चिंता मत कीजिए। सॉरी, चिंतन हर चीज का करना जरूरी है, क्योंकि जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक कुछ स्टेज पे हम लोग पहुंचेंगे नहीं। लेकिन किसी एक चिंतन पे स्थिर होके उसी को लेके बैठ जाना, यह ठहराव है, गति नहीं है। हर ग्रह गतिमान है, अपनी पृथ्वी भी गतिमान है और हम लोग भी गतिमान है। सबकी यात्रा ये चल रही है, ग्रहों की अपनी यात्रा ये चल रही है, पृथ्वी की अपनी चल रही है, जीवों की अपनी चल रही है और हम लोगों की भी चल रही है। तो उस गति के साथ चलिए, न उसके आगे जाने की जरूरत है, न उससे पीछे आने की जरूरत है। जो बीत गया उसको भूलिए। इतनी बातें इस पाठ में बताने का मकसद केवल इतना है कि यह चंद्रदेव का पाठ है, और चंद्रदेव वो चीज है या वो ग्रह है जो आपके मन को डिस्टर्ब करता है। एनी टाइम हम लोग जो हर चीज की जो मन से जो इच्छा होती है और वो दिमाग के अंदर पहुंचती है, फिर माइंड के द्वारा वो सर्कुलेट होके अपनी बॉडी जो फिगर जो है वो उसको करने की कोशिश करता है, वो केवल चंद्रमा है। हम लोग बोलते हैं हम लोग अपने दिमाग से करते, कोई कुछ भी अपने दिमाग से नहीं करता। ये आप मानो चाहे मत मानो, उसकी प्रेरणा आपकी मन या आत्मा से ही निकलेगी। अगर सूर्य बलवान है या सूर्य ज़्यादा एक्टिव है तो आत्मा से निकलेगी वो प्रेरणा, और मन ज़्यादा एक्टिव है तो मन से निकलेगी और प्रायकर मन से निकलेगी। क्योंकि हम लोगों का सूर्य ज़्यादा बलवान होने से भी मन का एक जो कोष है, जो आयाम है, वो उसके ऊपर छाया हुआ रहता है। उस चीज़ को हम लोग नहीं समझ सकते। वो बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत महात्मा, जिनको योग क्रिया या भक्ति के द्वारा जो स्टेज प्राप्त हुई है, वो ही लोग समझ सकते हैं। मन को कंट्रोल करना कुछ ऐसा ही है जैसे बिना ब्रेक के कोई गाड़ी जा रही है और उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। मन एक बिना ब्रेक की गाड़ी है, इसमें कहीं ब्रेक नहीं लगता। हाँ, ब्रेक कौन लगाता है? जो नियमों का पालन करता है। जो संस्कार स्वरूप जो नियम बताए गए हैं हम लोगों को समाज में जीने के लिए, पूर्वजों के द्वारा जो निर्धारित थे, हम लोगों ने उसको छिन्न भिन्न कर दिया, उसके पार जाने की कोशिश करने लग गए, उसको हटाने की कोशिश करने लग गए और गूगल बाबा के ज्ञान को सर्वोपरि मानने लग गए। आज हम लोग कोई धर्म की भी चर्चा करते हैं तो सबसे पहले उस बात को हम लोग गूगल में मार के देखते हैं कि वो सही है कि नहीं है, जबकि गूगल में आप और हम जैसे लोग ही फीडिंग करते हैं, उसको खाना हम लोग ही दे रहे हैं। आपके पास अपनी ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन कीजिए। गूगल तो गलत बता सकता है, वो पुस्तकें गलत नहीं बता सकती आपको। उनको पढ़िए, कुछ समय निकालिए उसके लिए। और ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो केवल चैनल पे निर्भर मत रहिए, पुस्तकें पढ़िए। होरा पाराशर हो, फल दीपिका हो, 2 पुस्तकें कम से कम जरूर पढ़नी चाहिए, तब आप ज्योतिष को कुछ समझ सकते हैं। और ज्योतिष को समझना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना आपको अपना जीवन जीना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ज्योतिष को नहीं समझेंगे हम लोग इस सोशल मीडिया के ज़माने में केवल भ्रम में रहेंगे। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय